पढ़ेंगे प्रमुख सरकारी योजनाएं। पिछले एक साल में जितनी भी योजनाएं आई हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये जानेंगे कि योजना कितने प्रकार की होती हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय क्षेत्रक योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम पढ़ेंगे कि योजनाएँ कितने प्रकार की होती हैं। पहला है केंद्रीय क्षेत्रक योजना, सेकेंड है केंद्र प्रायोजित योजना और तीसरी है राज्य सरकारी योजना। जो केंद्रीय क्षेत्रक योजना होती है इसमें जो 100% वित्त पोषण होता है वो पूरा केंद्र सरकार के द्वारा और मतलब होता है। और जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है उसमें केंद्र और जो राज्य है वो दोनों मिलकर इसको स्टार्ट करता है। इसमें जो केंद्र है वो राज्य को वित्तीय सहायता देता है और जो राज्य सरकारी योजना होती है वो जो उसमें राज्यों का 100% वित्त पोषण होता है। अब पहला हम स्मार्ट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे करंट में था। स्मार्ट प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि ये आयुर्वेद से रिलेटेड है कि इसमें देश में आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि स्मार्ट प्रोग्राम इज रिलेटेड विथ, और फिर इसमें 4 पॉइंट मतलब कि दे देगा कि आयुर्वेद, एलोपैथी और भी कुछ और इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो क्या है कि स्मार्ट का पूरा नाम क्या है कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, तो इसको स्टार्ट राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। और अगर हम राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 के द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है। अब हम अगला बात करेंगे कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना क्या है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि हम हरित ग्रीन हाइड्रोजन में हम कुछ मिश्रण करेंगे। क्या है कि हम अपने प्राकृतिक गैसों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण करेंगे और हम इस समय हमें 5% मिश्रण की अनुमति हमें प्राप्त हुई। इसको स्टार्ट एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर, गुजरात के सूरत के कवास नामक स्थान पर। और इसके पहले बायोएथेनॉल वाला प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 10% मिश्रण की पेट्रोल में 10% मिश्रण की अनुमति हमें प्राप्त हो गई है और भारत ने 20% एथेनॉल के मिश्रण की पेट्रोल में लक्ष्य रखा हुआ है। अब अगला हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि 2023 में आया था और इसको और किसके द्वारा, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या है, इसका मेन मतलब कि क्या है कि इसमें हमने मतलब कि टारगेट सेट किया है कि 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हमको विकसित करना है और 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन विकसित करना है। अगला क्या है, ESCR दैट इज ई सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगा। ये एक प्लेटफॉर्म है, मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है अभी रिसेंट में 2023 में। इसका मेन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मतलब कि निर्णय रहेंगे उनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना। अगला क्या है, भारत प्रवाह पहल। इसको पत्तन, पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका मेन क्या है कि जो जितने भी हमारे बंदरगाह हैं ना उनको साहित्य, समाज और संचार के माध्यम से लोगों तक उनको जोड़ना है और बंदरगाहों की और नौवहन की भूमिका को प्रदर्शित करना है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में 13 बड़े मतलब कि बंदरगाह हैं जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं कि 13 बड़े बंदरगाह हैं। यहाँ पे लाइन से मतलब कि दिए हुए हैं। पहला हमारा गुजरात में कांडला, मुंबई में 2 हैं, एक मुंबई पोर्ट और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। एक गोवा में, फिर कर्नाटक में, फिर चेन्नई में कोची पोर्ट और फिर इधर तमिलनाडु में तूतीकोरिन चेन्नई पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट और यहाँ पे कोलकाता पोर्ट। यहाँ पे टोटल, और एक यहाँ पे लास्ट में अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। टोटल 13 बंदरगाह हैं। अब हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना 2023 में गति शक्ति योजना के तहत इसका स्टार्ट हुआ था औद्योगिक गलियारा परियोजना, जिसके तहत दक्षिण भारत में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा की स्टार्ट किया गया। इसी के तहत क्या किया गया है कि चेन्नई में एक तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप स्टार्ट किया गया है। जैसे कि हमारे भारत में जमशेदपुर टाउनशिप, बोकारो टाउनशिप है, वैसे ही दक्षिण भारत में अभी हमारा स्टार्ट किया गया है कि चेन्नई में एक तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप स्टार्ट हुआ है जो कि मैंगलोर पोर्ट के पास है, ताकि वहाँ से जितनी भी चीज़ें बनेंगी तो मैंगलोर पोर्ट से वहाँ का आयात और निर्यात हो सके। इसमें टोटल दक्षिण भारत में टोटल 3 औद्योगिक गलियारे की मतलब की बात की गई थी, जिसमें से एक का जो काम अभी स्टार्ट हो गया है और 2 और कौन सी हैं, ओडिशा पश्चिम बंगाल औद्योगिक गलियारा और चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा। यह है बेसिकली रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अनुरूप है। अगला क्या है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये एक अम्ब्रेला योजना है जो कि 2021 में आई थी। इसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे आधारभूत संरचना है उनको विकसित करना है, बस उसी से मतलब कि रिलेटेड ये परियोजना है।
इसमें ये एक अम्ब्रेला परियोजना। अम्ब्रेला परियोजना बेसिकली होती क्या है कि उसमें जितनी भी विभिन्न योजनाओं को एक योजना के अंतर्गत लाना। इसमें केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है, जैसे रेलवे, सड़क, परिवहन, ऊर्जा। इससे जितनी भी रिलेटेड योजनाएं रहेंगी वो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत आएंगी। बेसिकली क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें विकसित करना है। योजना में सम्मिलित योजनाओं को 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 तक 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है और नवीकरणीय ऊर्जा को 225 गीगावाट तक करना है। यही है पीएम गति शक्ति योजना। अब क्या है पीएम डिवाइन योजना। बेसिकली ये 2022 में स्टार्ट हुई थी, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए है, और इसको केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्टार्ट किया था। ये भी एक गति शक्ति योजना का एक प्रारूप है। और डिवाइन का हम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगला क्या है ऊपरी भद्रा परियोजना। यह कर्नाटक की एक परियोजना है जो कि जिसको भी रिसेंट में 2022 में राष्ट्रीय परियोजना का इसको दर्जा मिला है, और इसके बाद से ये 100% वित्तीय सहायता मिलेगी केंद्र सरकार की ओर से। ये एक सिंचाई परियोजना है मेन। इसमें क्या है कि कर्नाटक के जो 4 क्षेत्र हैं, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, दावणगेरे एंड तुमकुरू आदि के क्षेत्र में खरीफ मौसम में भी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। तुंगभद्रा एक कृष्णा की सहायक नदी है, और जो तुंगभद्रा है वो तुंग और भद्रा 2 नदियों से मिलकर बनी है। यही भद्रा परियोजना स्टार्ट हुई कि इसी भद्रा नदी के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 2021। इस क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 1.0 थी वो 2016 में आई थी। उसका मेन क्या था कि बीपीएल जितने भी बीपीएल परिवार हैं उनको निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करवाना, जिसमें से हमने 5 करोड़ का लक्ष्य रखा था। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है जो कि 2021 में आई है, इसका उद्देश्य क्या है कि रोजगार तथा अन्य किसी कारण से जो मूल स्थान से प्रवास करते हैं उन लोगों को बिजली गैस का कनेक्शन देना। इसको केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और जो हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 थी जो कि बहुत ज़्यादा सफल योजना थी, उसको यूनाइटेड नेशन ने सफलतम योजना में एक योजना उसको कहा है। अगला है कि उजाला योजना। इसको 5 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा, और इसमें एलईडी बल्ब उपलब्ध कराकर ऊर्जा बचत और ग्रीन हाउसेस गैसेस को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर इसके बाद स्टार्ट की गई ग्राम उजाला योजना, जो कि ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना था। और यह जो परियोजना थी ये कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित थी। कार्बन क्रेडिट क्या है कि जब हमारा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था तो उसमें एक कार्बन क्रेडिट की बात की गई थी कि अगर कोई भी देश अगर एक पर्टिकुलर एक मानक रहेगा कि अगर उस मानक के नीचे उसने अपना कार्बन उत्सर्जन किया है तो वो यूएनएफसीसी में जाएगा और उस रिपोर्ट को दिखाएगा, और उसके बदले जो हमारा यूएनएफसीसी है वो उसको एक कार्बन क्रेडिट देगा। फिर वो उसको बेचकर जितना भी पैसा आएगा फिर उसी पैसे से ये ग्राम उजाला योजना स्टार्ट की गई थी। तो यही है कि कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित योजना। अगला क्या है राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना 2021। ये इसको नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसकी अवधि क्या है 2025 तक। इसमें क्या है कि बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षित करना। इसमें क्या होगा कि हम सरकार की जितनी भी मतलब कि एसेट्स हैं उनको लीज पर देंगे, और जो उससे उनको इंटरेस्ट मिलेगा उससे इस मतलब की परियोजना को चलाया जाएगा। और इसमें हमने लक्ष्य क्या रखा है कि हमें 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट करना है। क्या ईस्ट 4.0 जो कि 2021 में आई थी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आकलन करना और बैंकों के काम को बेहतर करना। अब ये ईच 4.0 है, तो ईच 1.0 कब आई थी 2018 में। इसमें बेसिकली क्या था कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनमें सुधार करना था। और 2.0 का क्या था लक्ष्य कि वित्तीय समावेशन करना था, जो कि 2019 में आई थी। और जो 3.0 थी जो कि 2020 में आई थी उसमें बैंकिंग व्यवस्था को सरल बनाना था।